हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 द लिटिल गर्ल, यानी कि वो छोटी लड़की। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी feared and avoided. Every morning before going to work he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with, "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage going farther, fainter and fainter down the long road. उस छोटी लड़की के लिए वो एक ऐसे इंसान थे जिनसे वो डरती थी और उन्हें वो अवॉइड करती थी यानी जिनसे वो दूर रहती थी। हर सुबह काम पे जाने से पहले वो उसके कमरे में आते और उसे बड़े बेमन ढंग से बाय बोलकर जाते, जिस पे वो बोलती थी, बाय पापा। और उसके बाद जब वो उस कैरेज की यानी कि उस तांगे की आवाज़ को धीमी होते हुए सुनती थी, तब उसके मन को बहुत ठंडक पहुंचती थी। In the evening when he came home, she stood near the staircase. Voice in the hall. "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there. And bring me my slippers." शाम में जब वो घर आते थे तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी रहती थी और उनकी तेज आवाज को सुनती थी जो वो हॉल से चिल्लाते थे, "मेरी चाय लेकर आओ ड्राइंग रूम में। क्या अभी तक अखबार नहीं आया? माँ, जाओ और देखो अगर मेरा पेपर है तो वहां, और मुझे मेरी चप्पल ला कर दो." Kezia, mother would call to her, "If you are a good girl, you can come down and take off father's boots." Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. तब उसकी माँ उसे आवाज देती, "केजिया।" केजिया उस छोटी लड़की का नाम है। "केजिया, अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो नीचे आओ और अपने पापा के जूते निकालो." धीरे धीरे वो लड़की सीढ़ियों से उतरती और धीरे धीरे हॉल तक जाती और ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलती। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. "Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today?" I don't know, father." "You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor." और तब तक जब उसने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला होता है, तब तक उन्होंने चश्मे चढ़ा लिए होते हैं और वो उसे और भी ज़्यादा डरावनी तरीके से देखते हैं। "अच्छा केजिया, जल्दी करो और ये जूते निकालो और उन्हें बाहर लेकर जाओ। क्या तुम आज एक अच्छी बच्ची की तरह तुमने पेश आई?" मुझे नहीं पता पिताजी." "तुम्हें नहीं पता? अगर तुम ऐसे ही हकलाओगी तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा." She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. "What's the matter? What are you looking so wretched about?" "Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully." He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. केजिया कभी भी दूसरे लोगों के सामने नहीं हकलाती थी और उसकी आदत बिल्कुल छूट ही चुकी थी, पर सिर्फ अपने पापा के सामने, क्योंकि तब वो शब्दों को बोलने में भी उसे बहुत मुश्किल लगती थी। "क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? इतनी नाखुश क्यों लग रही हो? माँ, काश तुमने इस बच्ची को सिखाया होता कि वो ऐसा ना लगे कि वो सुसाइड करने वाली हो, आत्महत्या करने वाली हो। लो केजिया, मेरा चाय का कप वापस टेबल तक लेकर जाओ ध्यान से." वो इतने बड़े थे, उनके हाथ, उनकी गर्दन
और खास करके उनका मुंह जब वो उबासी लेते थे, उनके बारे में सोचना ही केजिया को ऐसा लगता था जैसे वो एक बहुत ही जायंट यानी कि बहुत ही बड़े इंसान के बारे में सोच रही हो। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. संडे की दोपहर को, रविवार की दोपहर को केजिया की दादी उसे नीचे ड्राइंग रूम में भेजती थी ताकि वो अपने माता पिता से कुछ अच्छी बातें करे। पर वो छोटी लड़की हमेशा अपनी माँ को पढ़ते हुए और अपने पिता को सोफे पर लेटे हुए देखती थी। उनके मुंह पर उनका मुंह रुमाल से ढका हुआ होता था। उनका एक पैर सबसे अच्छे कुशन पर और वो खराटे लेकर सो रहे होते थे, जैसा इस फोटो में दिख रहा है। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia, you look like a little brown owl. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। वो एक स्टूल पर बैठती और उन्हें देखती रहती थी जब तक वो उठ न जाते और समय नहीं पूछ लेते थे, और फिर उसकी तरफ देखकर कहते, ऐसे मत घूरो केजिया, तुम एक छोटी सी उल्लू जैसी लग रही हो। एक दिन जब वो सर्दियों में अंदर थी तब उसकी दादी ने उसे बताया कि उसके पापा का बर्थडे है अगले हफ्ते, और उन्होंने उसे कहा कि उन्हें उसके केजिया को उनके लिए एक कुशन बनाना चाहिए गिफ्ट के रूप में, जो कि एक पीले सिल्क के बहुत ही सुंदर कपड़े से बना हो। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side. That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the Port Authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you don't see some papers on a table in our room? Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. बड़ी ही मेहनत के बाद एक डबल कपास के कॉटन के कपड़े के साथ उस छोटी लड़की ने 3 हिस्सों को तो सिल दिया, पर वो उसे भरती किससे? वो सवाल था। उसकी दादी बाहर गार्डन में थी तो वो अपनी माँ के बेडरूम में देखने चली गई अगर कोई फालतू कपड़े हो तो, टुकड़े हो तो। बेड के पास वाली टेबल पे उसे बहुत सारे पेपर की शीट दिखी, बहुत सारे पेपर दिखे। उसने उन्हें इकट्ठा किया और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया और अपने कुशन को भर लिया और चौथी साइड को भी सिल लिया। उस रात घर में बहुत हंगामा मचा। उसके पापा की जो बढ़िया सी स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो खो गई थी। हर कमरे को छाना गया, हर नौकर से सवाल किए गए। आखिर में उसकी माँ केजिया के रूम में आई। केजिया, क्या तुमने कोई पेपर तो नहीं देखे हमारे रूम में टेबल पर? अरे हाँ, केजिया ने कहा, मैंने उन्हें अपने सरप्राइज के लिए फाड़ दिया। क्या? उसकी माँ चिल्लाई। एकदम से नीचे आओ, अभी के अभी डाइनिंग रूम में।
and she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child's put to bed this instant. और उसके बाद उसे नीचे घसीटा गया जहां उसके पापा इधर से उधर घूम रहे थे बहुत जोर जोर से और उनके हाथ पीछे बंधे हुए थे. तो हुआ क्या? तब माँ ने पापा को सब एक्सप्लेन किया, सब समझाया. वो रुके और उस बच्ची की तरफ घूरा. क्या तुमने ये किया है? वो धीरे से बोली, नहीं. माँ, इसके रूम में जाइए और वो चीज लेकर आइए और देखिए कि ये अभी के अभी सो जाए. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hands. I am going to beat you for this, he said. Oh, no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. Sit up and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. But it was for your birthday. Down came the ruler on her little pink palms. Hours later, बहुत रोते रोते जब वो अपनी बात समझा रही थी तो वो उस रूम में खड़ी देखती रही. फिर पापा उसके रूम में आए, हाथ में एक स्केल लेकर, एक डंडा लेकर. मैं तुम्हें इस बात के लिए सजा दूंगा. वो चिल्लाई, नहीं. और वो चद्दर के नीचे छुप गई. उसके पापा ने चद्दर हटाई और कहा, बैठो और अपने हाथ आगे करो. तुम्हें एक बार ये सिखाना चाहिए, एक बार में और आखिरी बार में ये सिखाना चाहिए कि कैसे जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे छूना नहीं चाहिए. पर यह आपके बर्थडे के लिए था, आपके जन्मदिन के लिए था. और उसी वक्त उसके छोटे छोटे गुलाबी हथेलियों पर वो रूलर आके गिरी, यानी कि वो लकड़ी आकर गिरी. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make fathers for? She sobbed. Here's a clean hanky. Blow your nose, darling. Go to sleep, pet. You'll forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew onto her cheeks. घंटों बाद जब उसकी दादी ने उसे शॉल में लपेटा और उसके बाद उसे चेयर पे सुलाया, तब वो बच्ची उनके शरीर से लिपट गई. वो रोते रोते बोली, भगवान ने पिताओं को किसके लिए बनाया है? तब उसकी दादी ने उसे कहा, ये लो बेटा एक साफ रुमाल, अपनी नाक पोंछो और अभी के अभी सो जाओ. तुम सुबह उठते ही ये सब भूल जाओगी. मैंने पापा को समझाने की कोशिश की, पर वो बहुत ज्यादा दुखी थे कि वो आज सुने. पर वो बच्ची कभी नहीं भूली. अगली बार जब उसने उन्हें देखा तो उसने अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए और उसका चेहरा लाल हो गया. The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging onto his coat pockets, ran around and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him, and he tried to catch them, laughing at all the time. Then she decided there were different sort of fathers.
Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. The little girl was left alone in the house with Alice the cook. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. उनके पड़ोस में ही मैकडॉनल्ड्स परिवार रहता था. उनके 5 बच्चे थे और अपनी झाड़ी में से एक छेद में से वो छोटी लड़की उन्हें रोज शाम को टैग खेलते देखती थी. टैग पकड़न पकड़ाई गेम होता है जो बच्चे खेलते हैं. और ये उनके पापा जो थे वो उनका जो बच्चा है माओ उसे अपने कंधे पर बिठाकर और जो 2 छोटी लड़कियां हैं वो उनकी कोट की पॉकेट पर जेब पर पकड़ के उनके आसपास भागती रहती थी हंसते हंसते. एक दिन उसने उन लड़कों को देखा कि उन्होंने अपने पापा की तरफ पाइप चला दिया और उनके पापा भी उनको हंसते हंसते पकड़ने की कोशिश कर रहे थे. तब उसे समझ में आया कि दुनिया में अलग अलग प्रकार के पिता होते हैं. एक दिन अचानक माँ बीमार हो गई. तब उन्हें और दादी को साथ में अस्पताल जाना पड़ा. तब वो छोटी लड़की अकेली रह गई घर में एलिस के साथ. एलिस उनकी बावर्ची जो उनके घर में खाना बनाती थी. वो सब दिन तक तो ठीक था, पर रात में एलिस जब उसे सुला रही थी तब वो उसे एकदम से डर लग गया. What I'll do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. What's the matter? He said. Oh, a butcher, a knife. I want Granny. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the bedroom. The newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Then the dark did not matter. She lay still. Here, rub your feet against my legs. Get them warm, said father. क्या हुआ? उसके पापा ने कहा. वो कसाई, वो चाकू, मुझे दादी चाहिए. उसके पापा ने उस मोमबत्ती को बुझाया, झुके और उस बच्ची को अपनी बाजुओं में उठाया और उसे रास्ते से होते हुए, चौक से होते हुए बड़े कमरे तक ले गए. उनके बिस्तर पर एक अखबार पड़ा था. उन्होंने अखबार को हटाया और ध्यान से उसे बिस्तर पे लेटाया और उसे चद्दर भी उड़ा दी. वो उसके पास में लेट गए, आधी नींद में, और अभी भी उसी सपने में खोए हुए वो उनके एकदम पास में चिपक गई और अपना सिर उनके हाथ के नीचे घुसा लिया और उनका शर्ट एकदम टाइट पकड़ के सो गई. उसके बाद उसे अंधेरे से डर नहीं लगा. वो वहीं लेटी रही. तब उसके पापा ने कहा, लो अपने पैर मेरे पैर से रगड़ लो और ताकि वो गर्म हो जाए. Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. And every day he had to work and was too tired to be a MacDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. What's the matter? Asked her father. Another dream? Oh, said the little girl. My head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you've got, father dear. उसके पापा थके हुए थे तो वो उस छोटी बच्ची से पहले ही सो गए. उसे बहुत ही मजाकिया लगी ये चीज. बेचारे पापा इतने भी बड़े नहीं हैं आखिर, और उनका ध्यान रखने के लिए भी कोई नहीं है. वो दादी से भी कहीं ज्यादा सख्त हैं, पर वो एक अच्छी सख्ती ही.
और हर रोज उन्हें काम पर जाना पड़ता है और वो बहुत थके हुए होते हैं कि वो एक मिस्टर मैकडॉनल्ड जैसे हो सके। और उसने उनकी सारी खूबसूरत लिखावट को फाड़ दिया था। वो एकदम से उठ गई। क्या हुआ? उसके पिताजी ने कहा। एक और सपना? तब उस छोटी बच्ची ने कहा, वो मेरा सिर आपके दिल पर है, मैं उसे सुन सकती हूँ धड़कता हुआ। कितना बड़ा दिल है आपके पास पापा। तो ये थी छोटी बच्ची की कहानी। अब हम करेंगे क्वेश्चन। तो नीचे जो दिए गए हैं ये कुछ इमोशंस हैं, कुछ भावनाएं हैं जो केजिया को महसूस हुई। तो हमें इनको कॉलम ए में जो है उनको बी से मैच करना है। तो पहला है फियर और टेरर, यानी कि डर लगना या खौफ। तो ऐसा कब होता था? पहला, जब उसके पापा उसके रूम में आते थे और उससे बाय बोलते थे। दूसरा होगा इसका आंसर होगा फर्स्ट। फिर थर्ड, जब पापा घर आते थे, फादर कम्स होम। फिर फोर्थ, स्पीकिंग टू फादर, पापा से बोलते हुए। और फिर होगा इसका आंसर 6, 7, फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा स्नोरिंग। तो फर्स्ट का आंसर होगा फर्स्ट 1, 3, 4 और 7। फिर है दूसरा ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। इसका होगा मतलब कि कलेजे में ठंडक आना। इसका होगा दूसरा 2, नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रोज फेंटर। और फिर तीसरा है अ फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसका जवाब होगा 6, फादर कंफर्ट्स हर एंड फॉल अस्लीप। जो फिफ्थ है वो भी फर्स्ट का ही आंसर होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस। तो इनको एक या दो लाइन में इन क्वेश्चन के जवाब देने हैं हमें। फर्स्ट है, व्हाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। तो केजिया अपने पापा से क्यों डरती थी? तो केजिया को अपने पापा से इसलिए डर लगता था क्योंकि वो उससे बहुत ही सख्ती से बात करते थे और वो उसकी गलतियां ढूंढते रहते थे। दूसरा क्वेश्चन है, हु वर द पीपल इन केजियाज फैमिली। तो केजिया के परिवार में कौन कौन था? केजिया के परिवार में उसके मम्मी पापा और उसकी दादी थी। तीसरा है, व्हाट वाज केजियाज फादर्स रूटीन बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन संडे। तो केजिया के पापा का रूटीन क्या था? ऑफिस जाने से पहले वो केजिया को बाय कहने आते थे बहुत ही बेमन से। और ऑफिस से वापस आने के बाद वो अखबार और चाय मांगते थे। और संडे को दोपहर में वो आराम करते थे और बहुत ही आराम से सोफे पर सोते थे। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है, इन वॉट वेज डिड केजियाज ग्रैंडमदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर। तो केजिया की दादी ने उसे कैसे प्रोत्साहन दिया कि उसे अपने पापा को किस तरीके से अच्छे से जानना चाहिए। तो केजिया की दादी ने उसे उसके पापा के रूम में भेजा और बोला कि वो उनसे अच्छे से बात करे। और उन्होंने उससे ये भी कहा कि वो उनके लिए एक कुशन बनाए अपने पापा के बर्थडे पे गिफ्ट देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन क्लास विद योर टीचर एंड देन राइट डाउन योर आंसर्स इन 2 to 3 पैराग्राफ्स ईच। तो अब हमको जो क्वेश्चन है उनके आंसर 2 से 3 पैराग्राफ में देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, केजिया's efforts to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? केजिया की जो मेहनत थी ताकि वो अपने पापा को खुश कर सके, वो उल्टा उसके पापा को बहुत ही ज़्यादा दुखी और नाखुश कर गई। ऐसा कैसे हुआ? तो केजिया अपने पापा से डरा करती थी। तो एक दिन उसकी दादी ने उसे कहा कि वो अपने पापा को बर्थडे पे गिफ्ट में देने के लिए एक कुशन बनाए। तो केजिया ने इसे एक तरीके से मौका समझा कि वो अपने पापा को खुश कर सके।
तो उसने कॉटन के कपड़े को 3 साइड से सिल लिया और फिर वो चीज़ें ढूंढ रही थी जो वो उस सिले हुए कपड़े के अंदर भर सके। जल्दी ही उसे बहुत सारे पेपर मिल गए, तो उसने उन पेपर को फाड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में उसमें भर दिया, और असल में वो उसके पापा की लिखी हुई स्पीच थी जो उन्हें कहीं पर देनी थी। तो इस वजह से जब उसके पापा ने उन पेपर को ढूंढा और वो नहीं मिले, और जब उन्हें पता चला कि केजिया ने उनको तो फाड़ दिया है कुशन बनाने के लिए, तो वो उससे बहुत गुस्सा हुए और उसे एक स्केल से मारा। तो इस तरीके से उसकी मेहनत जो वो अपने पापा को खुश करना चाहती थी, उल्टा उससे पापा दुखी हो गए। दूसरा क्वेश्चन है, केजिया डिसाइड्स दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर्स। व्हाट काइंड ऑफ फादर वाज मिस्टर मैकडॉनल्ड एंड हाउ वाज ही डिफरेंट फ्रॉम केजियाज फादर। केजिया ऐसा निर्णय करती है कि दुनिया में अलग अलग प्रकार के पिता होते हैं, तो मिस्टर मैकडॉनल्ड कैसे पिता थे और वो केजिया के पापा से अलग कैसे थे। केजिया के मुताबिक उसके पापा बहुत ही ज़्यादा सख्त थे, वो उससे प्यार से बात नहीं करते थे, बल्कि उससे हमेशा गलतियां ढूंढते रहते थे, तो वो उनसे दूर रहती थी। वो उनके सामने नहीं आना चाहती थी क्योंकि वो उनसे डरती थी, और उसके पापा कभी उसके साथ वक्त नहीं बिताते थे। मिस्टर मैकडॉनल्ड जो थे वो अपने बच्चों के साथ खेला करते थे और अपने बच्चों से बहुत हंसकर बातें करते थे, तो वो ऐसा सोचती थी कि काश उसके पापा भी उन्हीं की तरह दोस्त जैसे होते उसके। क्वेश्चन 3, हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बीइंग हु नीड्स हर सिंपैथी। तो कैसे केजिया अपने पापा को एक इंसान की तरह देखना शुरू करती है जिसे उनकी दया की जरूरत है। तो एक रात को केजिया को सपना आता है जिसकी वजह से वो बहुत डर जाती है, तो वो डर के मारे रोने लगती है। जब वो उठती है तो वो अपने आप को अपने पापा के पास में बेड पे लेटा हुआ पाती है। वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। जब उन्हें पता चलता है कि उसे सपना आया है, तो वो झुककर उसे उठाते हैं और अपने साथ अपने बेडरूम में ले जाते हैं। वहाँ उसे अच्छे से लेटाकर चादर उड़ाकर वो उसके पास में ही लेट जाते हैं। जब वो कुछ देर बाद आधी नींद में उठती है तो उसे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। उसके पापा उसे कहते हैं कि वो अपने पैर से उनके पैर रगड़ ले ताकि वो गर्म हो जाए। तब केजिया को समझ आता है कि उसके पापा इतने सख्त नहीं है जैसा उसे लगता है। उसे समझ आता है कि उसके पापा को पूरा दिन काम करना होता है, जिस वजह से वो थक जाते हैं और उसके साथ खेल नहीं सकते। उसे ये समझ आता है कि उसके पापा ये चाहते थे कि वो उनकी मजबूरी समझे, और दिल से वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अगला क्वेश्चन है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो इन सेंटेंसेस में क्या है, There was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter. तो यहाँ glad का मतलब है खुश होना किसी चीज को लेकर। glad, happy, pleased, delighted, thrilled और overjoyed ये सारे पर्यायवाची हैं और जिनका मतलब होता है खुशी अलग अलग तरीकों से। तो अब हमको इन सारे पर्यायवाचियों को में से जो सबसे सही पर्यायवाची है वो इन रिक्त स्थानों में भरना है। तो जैसे कि पहला शी वॉज ग्लैड when तो पहला है शी वॉज डैश बाय द न्यूज ऑफ हर ब्रदर्स वेडिंग, और ब्रैकेट रखा है वेरी प्लीज्ड। तो जैसे पहला है शी वॉज डैश बाय द न्यूज ऑफ हर ब्रदर्स वेडिंग, तो वो अपने भाई की शादी की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश थी। तो बहुत ज्यादा खुश का एक वर्ड होगा थ्रिल्ड, THRILLED। तो पहले का जवाब है थ्रिल्ड। दूसरा है आई वॉज डैश टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी, और ब्रैकेट में है एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड अबाउट। तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश और बहुत ही ज्यादा उत्सुक थी पार्टी में इनवाइट किए जाने की वजह से। तो इसका वर्ड होगा
delighted, DELIGHTED, delighted. तीसरा है she was dash at the birth of a granddaughter. वो अपनी पोती के जन्म पर बहुत ही ज्यादा खुश थी, तो बहुत ज्यादा खुश का होगा overjoyed. She was overjoyed, OVERJOYED. फिर चौथा है the coach was dash with his performance. जो कोच थे वो उसकी परफॉर्मेंस से संतुष्ट थे, तो इसका होगा pleased. The coach was pleased, PLEASED. फिर लास्ट है she was very dash with her result, happy about something that has happened. तो अपने रिजल्ट से काफी खुश थी, तो इसका जवाब भी होगा खुश, हैप्पी, HAPPY. तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जैसे जो बिग शब्द होता है उसका मतलब होता है बड़ा, तो अब हमें एक डिक्शनरी को ढूंढकर एक डिक्शनरी में से बिग शब्द का मतलब ढूंढना है. तो जैसे है यार बिग गर्ल नाउ, अब तुम अब एक बड़ी लड़की हो, मतलब ओल्डर, इसका मतलब क्या होगा ओल्डर. फिर दूसरा है टुडे यू आर गोइंग टू टेक द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर करियर, मतलब आज तुम अपने करियर का सबसे बड़ा फैसला लेने वाले हो, मतलब इम्पोर्टेंट, मतलब जरूरी, तो यहाँ बिग का मतलब होगा जरूरी. तीसरा है देयर प्रोजेक्ट इज फुल ऑफ बिग आइडियाज, मतलब उनका प्रोजेक्ट पूरा ही बड़े आइडिया से भरा हुआ है, तो बिग यहाँ पे बिग का मतलब है ग्रेट, यानी कि बहुत बढ़िया आइडियाज, ग्रेट, GREAT. फिर चौथा है क्रिकेट इज अ बिग गेम इन आवर कंट्री, क्रिकेट एक बहुत बड़ा खेल है हमारे देश में, यानी कि बहुत ही ज्यादा मशहूर, पॉपुलर, POPULAR. फिर पांचवा है आई एम अ बिग फैन ऑफ लता मंगेशकर, मतलब मैं लता मंगेशकर की बहुत बड़ी फैन हूं, तो इसका मतलब होगा ग्रेट, आई एम अ ग्रेट फैन, मतलब मैं बहुत ही बड़ी फैन, इसका मतलब होगा कि लता मंगेशकर की मैं बहुत बड़ी फैन हूं. फिर छठा यू हैव टू कुक अ बिट मोर एज माई फ्रेंड इज अ बिग ईटर, इसका भी मतलब होगा ग्रेट, GREAT. वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, पापा आपका दिल कितना बड़ा है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा स्नेह भरा हुआ हो जिनके मन में, अफेक्शनेट, AFFECTIONATE, अफेक्शनेट. तो अब अगला है वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग. तो अब आप ये सेंटेंस पढ़ो. व्हाट स्क्रीम्ड मदर, नो शी विस्पर्ड, सिट अप ही ऑर्डर्ड. तो इनमें जो टेढ़े शब्द लिखे हुए हैं इनका मतलब होता है जो रिपोर्टिंग बताई है. तो हम किसी भी चीज को क्या रिपोर्ट करते हैं कि जो किसी ने कहा हो या किसी ने सोचा हो. जैसे तो अब हमें ये जो वर्ब्स है रिपोर्टिंग की उनको अंडरलाइन करना है. तो पहला ही सेज ही विल एंजॉय द राइड, वो कहता है कि वो उसे इस यात्रा में मजा आएगा, तो इसमें होगा सेज, यानी कि कहना. दूसरा है फादर मेंशन दैट ही वाज गोइंग ऑन अ हॉलीडे, पापा ने कहा था कि वो एक छुट्टी पर जा रहे हैं, तो इसमें होगा मेंशन्ड, यानी कहना. नो वन टोल्ड अस दैट द शॉप वाज क्लोज्ड, किसी ने हमें नहीं बताया कि दुकान बंद है, यानी बताया, टोल्ड. चौथा है ही आंसर्ड दैट द प्राइस वुड गो अप, उसने जवाब दिया कि कीमत बढ़ेगी, तो इसका जवाब होगा आंसर्ड. फिर फिफ्थ है आई वंडर्ड व्हाई ही वाज स्क्रीमिंग, इसका आंसर है वंडर्ड. फिर सिक्स्थ है बेन टोल्ड हर टू वेक हिम अप, इसका जवाब है टोल्ड. फिर सेवेंथ है रतन अपोलोजाइज्ड फॉर कमिंग लेट टू द पार्टी, इसका जवाब है अपोलोजाइज्ड. अब यहाँ पे कुछ वर्ब, ऐसी रिपोर्टिंग वर्ब्स जो है वो इस बॉक्स में दी गई है, तो अब हमें इनसे ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं. तो पहला है आई एम नॉट अफ्रेड, रिमार्क्ड द वुमन, मतलब मैं डरती नहीं हूं, उस औरत ने कहा. लीव मी अलोन, माई मदर शाउटेड, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरी माँ चिल्लाई.
द चिल्ड्रन डैश दैट द रोड्स वर क्राउडेड एंड क्रिस्पी। तो बच्चों ने शिकायत की कि जो रोड थी वो बहुत ही भीड़ भाड़ की और बहुत ही शोर मचाने वाली थी। तो इसका होगा कंप्लेंट। द चिल्ड्रन वर कंप्लेनिंग। परहैप्स ही इजंट अ बैड सॉर्ट ऑफ अ चैप आफ्टर ऑल। शायद वो इतना भी बुरा आदमी नहीं है। ये क्या, ऐसा जवाब दिया मास्टर ने, रिप्लाइड द मास्टर। फिर है पांचवा, लेट्स गो एंड लुक एट द स्कूल ग्राउंड डैश द स्पोर्ट्स टीचर। तो स्पोर्ट्स टीचर ने क्या किया, सजेस्ट किया कि चलो जाके स्कूल ग्राउंड देखते हैं। सजेस्टेड, SUJJGGESTED। फिर लास्ट है, द ट्रैफिक पुलिस डैश ऑल द पैसेंजर्स पासर्स बाय टू कीप ऑफ द रोड। तो ट्रैफिक पुलिस ने ऑर्डर किया कि जितने भी गुजरने वाले हैं सब रोड से दूर रहे। तो ये था वर्ब रिपोर्टिंग। अब अगला है, अब आपको ग्रुप बनाने हैं और इन सवालों को डिस्कस करना है। तो पहला सवाल है, ये स्टोरी ये कहानी एक भारतीय कहानी नहीं है, पर क्या आपको लगता है ऐसे पिता, माता और दादी हैं जैसे इस कहानी में दिखाए गए हैं हमारे देश में? है तो आप आपस में सोचिए। Was Kezia's father right to punish her? What kind of person was he? तो केजिया के पापा को क्या हक था कि वो उसे सजा दे? वो किस तरीके के इंसान थे? तो आप इसका जवाब इस बॉक्स में लिखे गए शब्दों को यूज करके दे सकते हैं। अगला है, हैज योर लाइफ बीन डिफरेंट फ्रॉम और सिमिलर टू दैट ऑफ केजिया व्हेन यू वर अ चाइल्ड? हैज योर परसेप्शन अबाउट योर पेरेंट्स चेंज्ड नाउ? डू यू फाइंड एनी चेंज इन योर पेरेंट्स बिहेवियर विज़ योर्स? Who has become more understanding? What steps would you like to take to build a relationship based on understanding? Write 3 or 4 paragraphs discussing these issues from your own experience. तो क्या आपकी जिंदगी अभी केजिया जैसी ही थी या केजिया से अलग थी जब आप एक बच्चे थे? और क्या आप अपने माता पिता को लेकर जैसा सोचते थे, जैसी आपकी सोच थी, क्या वो बदली है या अब भी वैसी है? क्या आपको अपने माता पिता के व्यवहार में कोई बदलाव लगता है या फिर आपके में? आपको क्या लगता है कौन ज्यादा समझदार हो गया है, समझने वाला हो गया है? आप ऐसी क्या चीजें करना चाहेंगे जिससे आपके और आपके माता पिता के बीच का रिश्ता समझ वाला बने? और तो इस बारे में 3 से 4 पैराग्राफ लिखिए। अब हम लास्ट में पढ़ेंगे ये पोयम, रेन ऑन द रूफ। Rain on the roof. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. तो ये पोएम पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, तो जब आसमान में बहुत ही काले बादल से आसमान पूरा ढका हुआ होता है और बारिश होना शुरू हो जाती है, तो क्या आपने छत पर जो बारिश की आवाज़ आती है उसको सुना है? तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आते हैं जब आप ये जो प्रकृति की आवाज़ सुनते हैं उसे सुनकर? तो अब हम ये पढ़ेंगे कि कवि क्या सोचते हैं जब वो बारिश की आवाज सुनते हैं। तो when the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie to the patter of the soft rain overhead. तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि जब आकाश काले बादलों से भरा हुआ होता है जिनमें नमी होती है और पानी होता है और बारिश आने वाली होती है, तो जब वो पूरा ढक लेते हैं और जब पूरा अंधेरा छा जाता है और बारिश जैसे ही गिरने वाली होती है, तब कितना सुकून मिलता है तकिए में सर लगा के एक बिस्तर पे लेटने में
और सिर्फ और अपनी छत पर गिरने वाली बारिश की बूंदों की आवाज सुनने में। तो आगे कवि कह रहे हैं, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन echo in the heart and 1,000 dreamy fancies into busy being start and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। तो इसमें कवि ये collections weave their air threads has an echo in the heart and 1,000 dreamy fancies into busy being start and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। तो इसमें कवि ये कह रही हैं कि एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स, टिंकल का मतलब होता है छोटे छोटे बजने वाली धुन, और शिंगल का मतलब होता है जो छत पे जो लकड़ी की टाइलें होती हैं वो। तो एको का मतलब होता है गूंज। तो जो हर उस टाइल पर जो एक पड़ने वाली बूंद, बारिश की बूंद की वजह से जो धुन होती है वो मेरे दिल में गूंजती है, और जो भी मैं यहाँ फिर आगे कवि ये कह रहे हैं, एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, मतलब कवि यहाँ ये याद करती हैं कि वो अपने अतीत को याद करती हैं कि बारिश के मौसम में उन्हें कैसा लगता था। एंड 1,000 recollections weave their air threads into woof। तो मतलब है कि 1,000 recollections weave their air threads into woof। तो यहाँ जो कवि हैं वो अपनी जो हजारों यादें हैं बारिश के मौसम की, उनको याद करती हैं, और कि कैसे वो उन यादों को बुनती हैं, और किसकी मदद से, वेफ्ट की मदद से, यानी कि जो चरखे के आसपास जो धागा लगता है उससे। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। और ये सब वो कब, ये सारी चीज़ें वो कब सोचती हैं, कब याद आती हैं, जैसे जैसे वो बारिश की आवाज़ अपनी छत पर पड़ते हुए सुनती हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn, or oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain। तो अब यहाँ जो कवि है तो वो क्या कहती है, तो जो कवि यहाँ कवि को उनकी माँ याद आते हैं, उनकी याद में उनकी माँ आती है जो वो बहुत साल पहले आती थी। तो क्योंकि अब उनकी माँ नहीं है इस दुनिया में, तो वो ये बताती हैं कि पहले जब उनकी तो वो उन सारे बच्चों को याद करती हैं जो अपनी माँ को याद करते हैं, जिनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई हैं, जिनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो ये देखती हैं कि कैसे उन्हें कैसे जब वो ये बार बार ये आवाज़ सुनती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी माँ उन्हें प्यार से देख रही हैं, और जैसे जैसे इसकी आवाज़ होती रहती है इस बारिश की, और जैसे जैसे ये आवाज़ छत पे गिरती रहती है। तो ये था रेन ऑन द रूफ पोएम। अब पहला क्वेश्चन है कि व्हाट द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू। तो ये सारी चीज़ों की क्या मतलब है। पहला, ह्यूमिड शैडोज। ह्यूमिड शैडोज का मतलब वो सारी परछाइयाँ अलग अलग चीज़ों की जो गीली हो जाती हैं बारिश के मौसम में। दूसरा है स्टारी स्फेयर्स, वो हिस्सा तारों का, वो हिस्सा जहाँ पे तारे एक समूह में नज़र आते हैं आसमान में। वाटर ब्लिस, यहाँ पे कवि खुश हो रही हैं जब वो यहाँ पे ये दिखाता है कि कवि खुश है जब वो उन बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनती है। तो
फिर चौथा है 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा, तो यहाँ जो कवि हैं वो याद करते हैं अपना अतीत और अपने आप को गुम पाते हैं उस बारिश के मौसम की यादों में। 1000 recollections weave their air threads into woof। तो यहाँ अब कवि जो है अपनी हजारों यादें जो थी बारिश के मौसम की उनको याद करते हैं और उन्हें कैसे बुना वो याद करते हैं। अगला सवाल है What does the poet like to do when it rains? तो पोएट कवि को क्या करना पसंद है जब बारिश होती है? तो जब बारिश होती है कवि को ये पसंद है कि वो बिस्तर पे लेट कर एक झोपड़ी में बिस्तर पे लेट कर बस उस छत पे पड़ने वाले उस बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुनते रहें। What is the single major memory that comes to the poet's mind? Who are the darling dreamers he refers to? तो एक सबसे बड़ी याद क्या आती है कवि के दिमाग में? डार्लिंग ड्रीमर से उनका क्या मतलब है? तो कवि की जो माँ की याद है वो उनकी सबसे बड़ी याद है जो उनके दिमाग में आती है। डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ वो बच्चे हैं जो अपनी माँ को वैसे याद करते हैं जैसे कवि याद करते हैं। इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड? इज हिज मदर स्टिल अलाइव? नहीं, पोएट अब बच्चे नहीं रहे, नहीं कवि अब बच्चे नहीं रहे हैं, उनकी माँ अब नहीं रही, पर उनकी यादें उन्हें अभी भी सताती हैं। When you were a young child, did your mother tuck you in as the poet's mother did? क्या जब आप एक छोटे बच्चे थे आपकी माँ भी आपको सुलाती थी जैसे कवि की माँ सुलाती थी? हाँ, ऐसा शायद सबकी माँ करती हैं। और तो इसका जवाब वैसे आप दीजिए कि आपको क्या लगता है। फिर अगला है डू यू लाइक रेन? व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन स्टेडीली और हेविली एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? क्या आपको बारिश पसंद है? तो जब भी बारिश बहुत तेजी से होती है या धीरे से होती है तब आपको क्या करना पसंद है? आप बताइए और आपस में बात कीजिए। फिर तीसरा है डज एवरीबडी हैव अ कोजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स? लुक अराउंड यू एंड डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल और एनिमल्स स्पेंड टाइम, सीक शेल्टर एक्सेट्रा ड्यूरिंग रेन। तो क्या हर किसी के पास एक आरामदायक बिस्तर होता है लेटने के लिए जब बारिश हो? तो अपने आसपास देखो और ये बताओ कि अलग अलग तरीके के लोग या जानवर कैसे अपना वक्त बिताते हैं जब बारिश होती है। जैसे कुछ लोग ऊपर छत ढूंढने के लिए भागते हैं, छुपने के लिए जगह देखते हैं, तो ऐसे। तो ये था हमारा लेसन नंबर 2।